पारस सिंघवी और रविंद्र श्रीमाली जी के बीच बन नहीं रही है। दोनों राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को ठिकाने लगाने की हर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमने कभी भी आपस में बांटने का या दूर करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अगर पारस जी को टिकट मिलता है तो क्या आप उनका साथ देंगे? 101%। कौन कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है? यदि मैं उसके अंदर जिम्मेदार तो मेरे खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि अभी उदयपुर में एलिवेटेड रोड का एक समस्या है, जिसका पहले ऐसा था कि रेलवे स्टेशन से बननी थी, वो अब उदयपुर से बनी है। कहा जा रहा है उसमें आपका होटल बीच में आ रहा था, इसलिए उसका नक्शा बदल दिया गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने इस प्रकार का एक भी कृत्य न किसी अधिकारी को कहा। जहाँ ठीक से लगे उदयपुर के अंदर यातायात सुगम हो, एलिवेटेड रोड बने, मैं तभी भी पक्षधर था, आज भी पक्षधर हूँ। यदि जांच में दोषी पाया जाऊँ तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं राजनीति के लिए सदा सदा के लिए इसमें संन्यास ले लूंगा। हो ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावा ही साका। उदयपुर के मुद्दों की बात हो और कन्हैयालाल हत्याकांड को हम भूल जाएं, ऐसा हो पाना असंभव सा लगता है। जो हत्यारे थे वो किसी न किसी रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के दोनों हत्यारे किसी प्रकार के कोई सदस्य नहीं थे। कहते हैं भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, और जो आपके भाग्य में है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है आप वो किसी से छीन नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका गौतम और आप देख रहे हैं मेवाड़ उदय न्यूज चैनल। शहर में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन बुक में आज हमारे साथ मौजूद है शहर के भाजपा के जिला अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव के प्रमुख दावेदार रविंद्र श्रीमाली सर, और साथ ही उदयपुर के सीनियर जर्नलिस्ट सतीश शर्मा सर। स्वागत करती हूँ सर मैं आप दोनों का। और बिना समय गवाए मैं सीधा सर से पूछना चाहती हूँ, सर आपको क्यों लगता है कि आपको टिकट मिलनी चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और निरंतर पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से जो दायित्व मुझे मिला है और विभिन्न दायित्वों पर रहकर किस प्रकार की जनता की कसौटी पर खरा उतर सकूं, और ये जो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है एक राजनीतिक अनुभव और मन के अंदर केवल और केवल सेवा की भावना, और सेवा की भावना को ध्यान में रखकर अपने कार्यों के द्वारा इस उदयपुर की महान जनता की सेवा ठीक से कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैंने अपना विचार रखा है। और अब इसके बारे में संगठन जो भी निर्णय करेगी उसको सिरोधार्य कर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को यदि मौका मिलता है तो मैं अपनी ओर से भी उनको सहयोग करूंगा। और अपनी बात, मेरे लिए उदयपुर की जनता महान है और उनके सुख दुख में सहभागी बनकर मैं उनकी सेवा किस प्रकार कर सकूं, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा। वास्तव में बहुत जो बड़भागी हैं, जिनका भाग्य बहुत प्रबल है, उन्हीं को मनुष्य योनि मिलती है। और मनुष्य योनि वह इस प्रकार का साधन है जो अपने साधन के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिद्धि का मतलब मानव सेवा कर सकता है, उसको अवसर मिलते हैं। तो अवसर को पाकर हम किस प्रकार इस मार्ग में प्रवृत्त होकर सेवा के मार्ग में, और मेरा जो उद्देश्य संकल्प है केवल और केवल सेवा, और मुझे इस बात को मन में सेवा करने के पश्चात मन के अंदर स्वांतः सुखा की अनुभूति होती है। इसलिए मेरा विचार है कि मैं और भी किस प्रकार से इस शहर के महान जनता का मैं उनका सम्मान करते हुए बहुत स्वाभिमान के साथ उनकी सेवा कर सकूं। राजनीति में कहते हैं लॉबिंग और इन सबसे ज़्यादा भाग्य का साथ ज़रूरी होता है। आपका भाग्य हमेशा बुलंद रहा है, क्या लगता है सर आपको इस बार भी आपका भाग्य बुलंद रहेगा, आपको टिकट मिलेगी? और श्रीमाली जी, दरअसल ये सवाल इसलिए ज़रूरी है कि 2004 का किस्सा हो या 2016 का किस्सा हो, उदयपुर शहर की जनता जानती है कि दोनों ही वक्त में अखबारों में आपका नाम नहीं था, उस दौड़ में आप शामिल नहीं थे, मगर एन वक्त पर ईश्वर ने आपकी सुनी, भाग्य ने आपका साथ दिया और आप फिर उन ऊंचे पदों पर पदासीन हुए। तो क्या इस बार भाग्य साथ देगा? देखिए, भाग्य का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक हिस्सा होता है,
लेकिन क्योंकि मैं बचपन से ही रामचरितमानस से जुड़ा हूँ, फिर उसके बाद मैं गीता रामायण सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में मुझे अवसर मिला है, तो इन दोनों धर्म ग्रंथों के अंदर केवल और केवल कर्म की प्रधानता पर बल दिया गया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर से तस फल चाखा। और केवल और केवल अपने आप कर्म करते जाए, मैंने कभी फल की इच्छा नहीं रखी है। जो काम मिला उसको बहुत मजबूती के साथ में, बहुत ईमानदारी के साथ में, बहुत स्पष्टता के साथ में और संकल्प के साथ पूरा किया है। तो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व के राखा, तो मैंने अपने कर्म को किया है। अब होना नहीं होना तो अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है, तो वास्तव में मेरे भाग्य को भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा तथ्य मानता हूँ। तो ये जो अवसर मिले हैं, तो भाग्य के साथ साथ में कर्म की प्रधानता बहुत है। और मैंने हमेशा गीता में भी लिखा, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फले सुखदाचन। कर्म को प्रधान मानकर मैंने केवल जीवन के अंदर, प्रभु क्या, प्रभु तो अपने कर्मों के वो उनके पास में सब खाता होता है, उनके पास में वही खाता होता है कि इसके अच्छे काम कौन से हैं, बुरे काम कौन से होते हैं, और उसके आधार पर निर्णय होता है। तो अपनी ओर से ईश्वर ने मन भी ऐसा बनाया है कि हम किस प्रकार सेवा के कार्य में प्रवृत्त होकर अच्छे काम कर सकें। मेवाड़ में बीजेपी हमेशा गुलाब चंद जी के नाम से जानी जाती है, क्या लगता है इस बार भी मेवाड़ को गुलाब जी जैसा नेता मिल पाएगा? ये वास्तव में एक राजस्थान नहीं अभी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुलाब चंद जी कटारिया जैसे व्यक्तित्व का एक विशेष स्थान है, जिन्होंने राजनीति में रहकर बहुत सुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ और इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को गढ़ा है, संस्कारित किया है। आज भी पूरे देश में उनको बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है, और हम सबका सौभाग्य रहा है कि उदयपुर में भी निरंतर आपातकाल के पश्चात जब उनको मौका मिला, तो उन्होंने पूरे मेवाड़ के अंदर अपनी मोटरसाइकिल पर घूम कर ढाणी ढाणी जाकर ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। तो आज वह असम के महामहिम राज्यपाल हैं। उनके व्यक्तित्व को पूरा देश जानता है, पूरा राजस्थान जानता है, पूरा मेवाड़ जानता है। उनके जाने से निश्चित रूप से कुछ उसका असर तो पड़ा है, एक मुखिया के नाते। और एक मुखिया के नाते जिस प्रकार से उन्होंने सबको साथ में लेकर अपने राजनीति के अंदर एक सबके सामने उदाहरण रखा है कि ईमानदारी के आधार पर व्यक्ति किस प्रकार की अपने पहचान बनाता है। तो उनकी कमी खामी तो हमको अखरेगी ही, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी के अंदर समय समय पर सुंदर सिंह जी भंडारी जैसे यहाँ के जो यहीं के पले बड़े जन्मे ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने संगठन को सींचा, और संगठन के एक शिल्पकार के रूप में उनको जाना जाता है। उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को तैयार किया, और गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने भी कई कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। आप देख रहे हैं अभी कमान हमारे चित्तौड़ के ही आदरणीय सीपी जोशी जी के पास में है। तो कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, अब उसको अवसर मिलता है, धीरे धीरे तैयार होकर वह किस प्रकार संगठन को मजबूत करते हैं, एक अवसर मिलता है। तो मेरा मानना है कि गुलाब जी की कमी तो अखरेगी, लेकिन क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है जिसके अंदर कार्यकर्ताओं के आधार पर कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ पर कोई ऊपर से थोपा हुआ व्यक्ति कोई नहीं आ सकता, अपने कार्यों के द्वारा उनकी पहचान होती है। तो मैं सोचता हूँ उनकी कमी तो पूरी नहीं होगी, लेकिन बाकी पार्टी संगठन मजबूत है। आने वाले समय में पूरी चुनौती के साथ में, पूरी इच्छा शक्ति के साथ में पार्टी बहुत मजबूती के साथ में काम करेगी। क्या मेवाड़ गुलाब जी जैसा नेता दे पाएगा? देखिए, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। राजनीति के अंदर गुलाब जी जैसा व्यक्तित्व ऐसे बिरले लोग ही जन्म लेते हैं, और ईश्वर भी ऐसे लोगों को अवसर प्रदान करता है। अब इस यात्रा के अंदर अनेक लोग इसके अंदर हैं, लेकिन उनके जैसा व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है। मैं सोचता हूँ कुछ इसके अंदर समय लगेगा। समय बड़ा बलवान होता है, और ये चीज़ों को वो पूरी करते हैं। शिमली जी, सबसे बड़ा सवाल ये, हाल ही में चर्चा इस बात को लेकर रही कि 11 नामों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से आलाकमान को भेजी थी। 11 नाम थे, बाद में इसको लेकर बवाल बढ़ा। कई लोगों ने कहा हमारा नाम नहीं है, कई ऐसे लोगों का नाम है जो पार्षद के काबिल नहीं है, उन्हें आप विधायक के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से कहीं न कहीं मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से उन्हें अपने तरफ से लिखकर भेज रहे हैं। क्या ये ठीक था? क्या पूरा वाकया था? देखिए, जिस प्रकार से एक सूची आई आकांक्षियों की, तो आकांक्षी की सूची हमने कुछ लोगों ने मिल बैठकर और वरिष्ठता के आधार पर
राजनीतिक सुचिता और जीवन के आधार पर, जिनके कार्यशैली को लेकर, और जिन्होंने विभिन्न पदों पर, संगठन के पदों पर भी काम किया है, ऐसे सभी नामों को, वरिष्ठता को लेकर भी, युवाओं को भी इसके अंदर लिया है। तो मूल जो आधार है, जिस आधार पे हमने नामों को तय किया है, उसके अंदर लगभग सभी समाज से और जो पार्टी के दायित्वों पर रहकर जिन्होंने पार्टी संगठन को सींच रहे हैं, उन लोगों के सभी के नाम हमने भेजे। लोगों के जो नाम थे, प्रमोद सामर, पारस सिंघवी, रजनी डांगी, अलका मुंदड़ा, तमाम नाम थे। एक दो नामों को लेकर बड़ा बवाल हुआ, क्या कारण था? बाद में नाम भेजे गए हैं क्या? देखिए, एक दो नामों को लेकर जिस प्रकार से कुछ बवाल हुआ, कुछ बात सामने आई, तो उन्होंने कहा आपने ये जो तय किया है, इनके मापदंड क्या है। लेकिन मापदंड के आधार पर जो सूची बनी, उसके पश्चात हमारे संभाग प्रभारी जी के सामने बात गई, तो संभाग प्रभारी जी ने कह दिया कि जो जो लोग अपनी इच्छा प्रकट करना चाहते हैं आकांक्षी के रूप में, वह अपना नाम भेज दें। तो कुछ नाम ऐसे भी आए हैं, मैं अब उन नामों पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन व्यक्ति खुद को इस बात में एक विचार करना चाहिए कि मुझे पार्टी में कितना समय है, मैं जन सेवा के जो मापदंड है उस पर कितना खरा उतरा हूँ। और मान लो युवा वर्ग की बात होती है, तो अपनी लोकतंत्र के अंदर अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है, लेकिन वो भी मर्यादित ढंग से। तो इसलिए हमने सबसे नाम मांगे, कुछ नाम सामने आए। अब इस पे विचार करना, कौन प्रत्याशी होगा, और दावेदार तो बहुत सारे, आकांक्षी बहुत हैं, आकांक्षा रखने का हमने अवसर दिया है। कुछ लोगों ने कहा भी था कि आप लोगों ने इस प्रकार का जो आकांक्षा, सबको आपने आकांक्षा जगा दी। मैंने कहा आकांक्षा नहीं जगाई है, ये नाम है। उन्होंने कहा हमारा आधार क्या है, आपने हम लोगों को जानबूझकर अवॉइड किया है। मैंने कहा हमने किसी को अवॉइड नहीं किया है। संगठन की विचारधारा, विचारशैली और कार्य करने की क्षमता, इन सबको ध्यान में रखकर हमने प्रथम वरीयता वाले 11 नाम भेजे। नाम तो आपने भेज दिए, अगर पार्टी आपको बनाती है, आपको विधायक बनने का मौका मिलता है, 5 प्राथमिकता बताइए, क्या करेंगे उदयपुर को लेकर आप? मेरे हिसाब से पहली प्राथमिकता मेरी है उदयपुर की महान जनता। कि उदयपुर की महान जनता वह जनता है जो भी आदेश देंगे और इस शहर के सर्वांगीण विकास में उनके जो सुझाव होते हैं, उनके सुझाव मेरे लिए पहली प्राथमिकता होगी। उदयपुर की जनता वास्तव में एक मेवाड़ का स्वाभिमान और गौरव को लेकर जीने वाली यहाँ की महान जनता है, जो आदर्श है। तो उनके मन में उदयपुर शहर को लेकर अनेक प्रकार के विचार आते हैं। मुझे भी 2 बार ऐसा अवसर मिला है, तो उनके विचारों को क्रियान्वयन कराकर उनकी कसौटी पर हम खरा किस प्रकार उतर सकें। फिर मोटे मोटे तौर पर हम 5 काम माने, जनता की कसौटी पर आप खरा उतरेंगे, मान लिया, 5 काम क्या होंगे? क्योंकि देखिए सब तरफ से देखा जाए तो पर्यटन नगरी है, चिकित्सा के लिहाज से, उद्योगों के लिहाज से, जिलों के संरक्षण को लेकर, पहाड़ियों की बात हो, तमाम बातें होती है। आपने भी अपनी 5 प्राथमिकताएं तय की होगी कि हाँ ये होगा तो मैं ये यकीनन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, जिस जगह पर अपन बैठे हैं, यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर अपने मन के अंदर एक प्रसन्नता के भाव नजर आ रहे हैं। सारे विश्व के अंदर बात करें तो सारे विश्व के अंदर जब उदयपुर का नाम आता है, तो देसी विदेशी पर्यटक इस शहर को देखने के लिए लालायित रहते हैं। कारण, इसका कारण यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य। ईश्वर ने इस शहर को बहुत कुछ विशेषताएं दी हैं, और जिसके कारण आपने देखा होगा विश्व के श्रेष्ठ शहरों में, सुंदर शहरों में प्राकृतिक दृष्टि देखें तो नंबर 1 शहर किसी को माना जाता है, वह है हमारा उदयपुर शहर। और उदयपुर शहर की जो विशेषता है, हम जिलों के बीच बैठे हुए हैं। उदयपुर शहर की जिलें, यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ के पर्यावरण और यहाँ का हेरिटेज, जो निश्चित रूप से प्रत्येक पर्यटक ही नहीं अपितु देसी विदेशी पर्यटक के साथ साथ में यहाँ के नागरिकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये है इसके अंदर कि ये पर्यटन नगरी है, इसके स्वभाव में, इसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, नैसर्गिक के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए, और इसका जो स्वरूप है ठीक से बना रहें। यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, हरी भरी ठीक से रहें, यहाँ की झीलें हैं, यहाँ की ये प्रदूषण मुक्त हो, सीवरेज सिस्टम हो वो सही ढंग से हो, साफ़ सफाई अच्छी हो, और जो हमारे हेरिटेज के स्थान हैं उनके भी भव्यता बनी रहे,
वो फिर भी और कैसे आकर्षक लगे। तो इन सब को लेकर इनके साथ बिना छेड़छाड़ किए प्राकृतिक स्वरूप इनका बना रहे और इसी मूल स्वरूप में इनका स्वरूप और निखरे, ताकि आम लोगों को भी इसके अंदर यहाँ पर आने के बाद में जो प्रसन्नता के भाव जो एक अपने मन के अंदर छवि लेकर आते हैं कि हमको उदयपुर जाना है, और उदयपुर देखकर जब मैं भी सुनता हूँ। तो मांगे हैं, हाई कोर्ट यहाँ की बड़ी मांग है, हेरिटेज और भी है के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर झील विकास प्राधिकरण मुख्यालय को लेकर तमाम प्राथमिकताएं यहाँ पर संक्षेप में बताइए। झील प्राधिकरण को लेकर है, इसका मुख्यालय यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन फिर भी झीलों के लिए जिस प्रकार से जो काम करना चाहिए, साफ सफाई से लेकर कर पर्यावरण से लेकर ये जलीय घास यहाँ पर जो समस्या उसके निदान के लिए साथ साथ हाई कोर्ट बेंच की स्थापना वाली बात भी है। हाई कोर्ट बेंच के लिए बीकानेर चली गई वो बीकानेर है, लेकिन पिछले 40 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने अपनी ओर से भी सहयोग प्रदान किया है, उनके आंदोलन में सहभागी बनकर काम किया है। और वर्चुअल जो बैंक की स्थापना के लिए उन्होंने समिति प्रदान की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उदयपुर के अंदर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए जिस प्रकार से मेरा सहयोग हो सकेगा, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कराकर इस काम में सहभागी बनूंगा। सर, उदयपुर से तो पासपोर्ट ऑफिस भी चला गया। देखिए, पासपोर्ट ऑफिस जो वाली बात है, यह पासपोर्ट सेवा केंद्र था। अभी हाल ही में कोटा के अंदर पासपोर्ट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है, और इसके लिए जब यहाँ पर G20 के समय में संसदीय समिति के लोग और G20 के जो कुछ लोग आए थे, विदेश मंत्री जी स्वयं यहाँ पर आए थे, तो विदेश मंत्री जी से हमने आग्रह किया था कि यहाँ पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को इसको अपग्रेड करिए, आप इसको सेवा केंद्र के रूप में यहाँ पर हैं उसको क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में अपग्रेड करिए, ताकि आम लोगों को, संभाग के सभी लोगों, 9 जिले इसके अंदर आते हैं। तो ओम बिरला जी अपने कोटा ले गए, आप देखते रह गए बीजेपी वाले? नहीं, मेरी केंद्र सरकार हमारी है। मैंने अभी जो सावरिया जी के अंदर बहुत बड़ी सभा हुई थी नरेंद्र मोदी जी की, तो मैंने हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल साहब हैं, CP जोशी साहब हैं, केंद्रीय नेता हैं, उन सबसे आग्रह किया मैं कि भाई साहब एक बार प्रयास करिए, हमारे यहाँ पर पासपोर्ट जो कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, वह अपग्रेड हो। तो इसके लिए हमने इसमें पुरजोर ढंग से हमने उनसे निवेदन किया। सर, आपने अभी कहा कि उदयपुर को पुराने तरीके से ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। जो अभी स्मार्ट सिटी का काम जो शहर में हो रहा है, सीवरेज का पानी सड़कों पे आ रहा है, लोग स्मार्ट सिटी के काम से खुश नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि जो शहर में स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, इसे होने देना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या आपका कोई और तरीका है? स्मार्ट सिटी का काम अब अंतिम चरण में चल रहा है। समय समय पर जिस प्रकार से शहर के अंदरूनी वार्डों को लेकर और स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर जो कुछ भी शिकायत थी, जो कुछ भी कमी थी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, मैंने स्वयं ने जाकर सक्षम अधिकारियों के समक्ष बात रखी और उनसे यह कहा है ये कमी है, यहाँ पानी भराव क्षमता है, यहाँ पे फिसलन वाली सड़कें हैं, ये काम अधूरा है, यहाँ पे कुछ कमी खामी है, टेक्निकल दृष्टि से भी इसमें कमी है, इसमें कहीं कहीं गुणवत्ता की कमी है। तो इन सभी बातों को हमने उनसे आग्रह किया है, और बार बार आग्रह करने के पश्चात कुछ कमियां अभी भी है। तो एक दिन हमने पूरे के संगठन में जाकर वहाँ के जो हमारे स्मार्ट सिटी के CEO हैं उनसे हमने आग्रह किया कि इन कमियों का तुरंत प्रभाव से पूरा करें। कुछ काम हुए हैं, कुछ अभी शेष हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास, आपको क्या लगता है स्मार्ट सिटी में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? स्मार्ट सुनवाई होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को कहते हैं। अब सरकार, क्योंकि गहलोत जी की सरकार है, अधिकारियों के लिए पहली प्राथमिकता कांग्रेस और कांग्रेस के मंत्री, और इसलिए प्रशासन में बैठे लोग भी यह प्रयास करते हैं कि हम कांग्रेस की जो रीति नीति और कांग्रेस जो हमको डायरेक्शन देगी हम वैसा काम करेंगे। लेकिन मुझे इस बात को कहने में गर्व की अनुभूति होती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे पार्षद बंधु और बहन अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर निरंतर उनसे बात करते हैं और उनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। बहुत के समाधान हुए भी हैं। वार्ड की बात आप कर रहे हैं, वार्ड से याद आया, पिछले 3-4 सालों के कार्यकाल को हम देखते हैं, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी और उप महापौर पारस सिंघवी को लेकर बहुत बड़ा विवाद रहा। मनोहर चौधरी के साथ कभी उनका विवाद हो जाता है, कभी छोगालाल भोई के साथ हो जाता है, कभी किसी दूसरे पार्षद के साथ उनका विवाद हो जाता है। आपको प्रभारी बनाया गया, आप भी वहाँ गए, पर झगड़ा सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। किस तरह देखते हैं, क्या झगड़ा सॉर्ट आउट हो पाया? आम जन में कहीं न कहीं इससे छवि निगम की खराब हुई है, जब भारतीय जनता पार्टी की खराब हुई है, क्या झगड़े हैं, क्यों सोल्व नहीं कर पाए आप लोग? जो छोटी मोटी कमियां थी उनको लेकर हमने आपस में चर्चा भी की, विभिन्न समिति के अध्यक्षों से चर्चा कराकर कि जहां कमी है और जिसके अंदर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस बात की भी चर्चा की, कुछ उसका समाधान भी निकला। और क्योंकि प्रभारी के रूप में मैं था, तो मैंने अपनी ओर से अधिकारी से लगाकर पार्षद जी और समिति अध्यक्षों से भी चर्चा की और समाधान की दृष्टि से क्या किया जा सकता है
उसके अब रिजल्ट भी आ रहे हैं। वो आपने देखा होगा कि वास्तव में तालमेल बहुत अच्छा हो गया, सबका अच्छा काम कर रहे हैं। भारत जी से आपकी बात होती है? पारस जी से अभी अभी हम एक उद्घाटन करके आए, अभी साथ में थे हम लोग, तो पारस जी से बिल्कुल बहुत बहुत अंतर शहर में सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि पारस सिंघवी और रविंद्र श्रीमाली जी के बीच बन नहीं रही है। दोनों राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को ठिकाने लगाने की हर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। श्रीमाली तमाम पार्षदों के साथ मिलकर सियासत कर रहे हैं, निगम में उनको परेशान कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। इधर उनके लिए कहा जा रहा है कि वो अपने तमाम समर्थकों के साथ, पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के साथ मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं। इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, आपने अपनी बात कही है, मैं सोचता हूँ इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है, क्योंकि पारस जी सिंघवी जी भी लंबे समय से, बाल्यकाल से मैं भी और आरएसएस से जुड़े हुए हम लोग, तो राष्ट्रीय स्वयं संघ के एक कार्यकर्ता के नाते जो संस्कार हमको मिले हैं, हमने कभी भी आपस में बांटने का या दूर करने का प्रयास नहीं किया। अब जनता जनार्दन के बीच में कोई बात आती है तो कोई बात अपनी ओर से भी कही जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि आपस में प्रेम, सौहार्द और सद्भाव अभी भी निश्चित रूप से हमारे बीच में है, और मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है। जिन पदों पर रहते कई हैं, बार वो कह रहे हैं मुझे पार्टी की बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा, कई बार कह रहे हैं कि आप ऊपर से इशारा है या असम से कुछ कहा जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है क्या? नहीं, असम से कभी इस प्रकार की कोई बात नहीं होती है। ऐसे वास्तव में ऐसे मुखिया मिले हैं जिनका सबको साथ में लेकर चलिए, और पार्टी संगठन के अंदर जो बातें हैं, जहाँ जहाँ जिन अवसरों पर, जिन बैठकों के अंदर महापौर जी, उप महापौर जी को आमंत्रित किया जाता है, उसमें उनको बुलाते हैं। और जहाँ मंडलों के अंदर यदि उस निर्धारित मापदंड के अंदर कौन कौन उसके अंदर अपेक्षित हैं, अपेक्षित श्रेणी में नहीं होते, तो लोग नहीं बुलाते हैं। इसलिए हमारे मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है कि इनको यहाँ पर तो इनको नहीं बुलाना और यहाँ बुलाना, उपेक्षा करना, ये कदापि नहीं रहा है। सर, टिकट मिलना ना मिलना भाग्य की बात है, लेकिन अगर पारस जी को टिकट मिलता है तो क्या आप उनका साथ देंगे? 101% मेरे जीवन के अंदर मैंने हमेशा केवल और केवल संगठन की दृष्टि से, अपने कार्यों के द्वारा पार्टी की छवि को लेकर और अपने कार्य के द्वारा संगठन के द्वारा मजबूत हो, उनको मिलेगा टिकट, मैं दुगने उत्साह के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, पारस जी नहीं, जिस किसी को भी अगर टिकट मिलेगा तो एक प्रत्याशी को जिताने के लिए उदयपुर के अंदर, उदयपुर की विधानसभा में कमल का फूल खिले और यहाँ से प्रत्याशी जीत कर जाए, इसलिए जी जान से जुड़कर काम करेंगे। इसमें बिल्कुल 1% भी इसके अंदर किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। आपने तमाम समस्याएं बताई, सब चीज़ें बताई। मोटे मोटे तौर पर हम बात करें, 5 साल सभापति का मिला, 2 साल आपको यूआईटी का मिला, क्या विशेष कर दिखाया आपने? मैं वास्तव में सोचता हूँ ये जो मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य जीवन मिला है, और जब 2 बार पार्षद और तीसरी बार सभापति के रूप में जो मुझे काम मिला, आज सारे देश के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर जो बातें की जा रही हैं, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि हमारा आज गुलाब बाग जो 66 एकड़ में बसा हुआ है, उस 66 एकड़ में जो पहले पीडब्ल्यू के पास में था, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने इस गुलाब बाग को सजाने के लिए, संवारने के लिए, इसके अंदर पौधारोपण कैसे हो, तो नगर परिषद को, उसमें नगर परिषद हुआ करती थी, नगर परिषद को ये ट्रांसफ़र किया और पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर साफ सफाई कराकर हमने 7,000 से भी अधिक पौधे लगाए। और आज मुझे बहुत मन के अंदर सुखद अनुभूति होती है कि वो 7,000 पौधे पेड़ का स्वरूप धारण कर चुके हैं। तो शहरवासियों के लिए एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का जो हब है, यह कन के सुकून देता है। आज भी लोग मन से बहुत आशीर्वाद देते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा जो काम है। दूसरा, आपने देखा होगा, ये पास ही में अपनी दूध तलाई करणी माता के नीचे पास में पिछोला से लगती हुई, तो दूध तलाई के पास में ऊपर में का फिल्टर हाउस बना हुआ है। उस फिल्टर हाउस से जितने भी अपने जो अपशिष्ट होता है वो दूध तलाई के अंदर जाता है। उस दूध तलाई के अंदर, क्योंकि वो सीड से बहुत भर गई थी, तो इसके निर्माण का करीब 300-400 साल से जो हमारी ये दूध तलाई थी, इसको हमने पेंदे सहित इसको साफ किया और लोगों से, आम जन से 19 लाख रुपए जुटाकर यहाँ से हजारों डंपर हमने, यहाँ की जो गाद थी, यहाँ की कुछ मिट्टी थी, और खाद के रूप में इसका विभिन्न हमारे पार्कों में इसका उपयोग किया। और क्या किया आपने? शहर के चारों ओर हमने उसमें नगर परिषद के सभापति के रूप में करीबन 3,000 ऐसे पौधे लगवाए जो आज पेड़ का स्वरूप है। पर्यावरण पे मेरा विशेष फोकस पर आपका विशेष फोकस रहा। उसके अलावा क्या हुआ? नगर परिषद में साफ सफाई की व्यवस्था से लेकर, आपने देखा होगा उसमें कि 2009 के अंदर भारत का
विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर की गिनती में किसी का नाम आया तो उदयपुर का आया, और उसके अंदर सफाई व्यवस्था को लेकर भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उसके अंदर पार्ट होता है। तो मेरा मानना है कि उसमें भी हो गया। शहर के अंदर 56 करोड़ रुपए की लागत से हमने पानी की पाइपलाइन का काम किया, अनेक सामुदायिक केंद्र का निर्माण करवाया, विद्यालय को निर्माण कराया, खेल सुविधाओं के विस्तार से लिए, कई कोर्ट बनवाए, लघु स्टेडियम में हमने काम कराया। मतलब प्रत्येक क्षेत्र के उदयपुर के सर्वांगीण विकास में शिक्षा, चिकित्सा, इन सभी कामों के अंदर पूर्ण सहयोग। उसके बाद आपको फिर मिला मौका, फिर यूआईटी आ गए, अब आप निगम से निकले फिर यूआईटी पहुंच गए। देखिए, ये वास्तव में नगर परिषद के सभापति के रूप में जो कार्यकाल रहा उसने बहुत कुछ सीखने को दिया, और जब ये अवसर मिला तो एक दिन भी मैं चैन से नहीं बैठा। मेरे मन में के अंदर केवल एक ही बात कि वहाँ के जो कर्मचारी वहाँ पर नहीं जाते, उससे पहले 9 बजे मैं ऑफिस में जाकर शाम को 8 बजे तक 9 बजे तक बैठता, 12-12 घंटे तक बैठकर आम जन के दुख दर्द में सहभागी बनकर उनके कामों को किस प्रकार ठीक से कर सकें, यह प्रयास किया। और आज उसका परिणाम देखिए, करीबन 500-700 करोड़ रुपए के निर्माण के काम कराए, जिसके अंदर शहर के चारों ओर देख रहे हैं नया हमने एक टूरिस्ट पैलेस तैयार किया है। आपने गोवर्धन दक्षिण विस्तार क्षेत्र के अंदर आपने देखा होगा जोगी तालाब के उसके पूरे क्षेत्र के अंदर जो मुख्य सड़कें हैं, 3-3.5 हज़ार पेड़ पौधे लगाए, उसकी हमने रिंग रोड बनवाई, उसको एक नए उपनगरीय क्षेत्र के लिए एक नया पर्यटक स्थल हमने तैयार किया है। रोड नेटवर्क को लेकर भी बात बहुत हो रही है, रोड नेटवर्क को लेकर यूआईटी में आपने कुछ किया? रोड नेटवर्क आज जो आप देख रहे हैं, ये जो अपना लेक सिटी आयर के यहाँ से जो गड्ढानी जी का रिजॉर्ट है, उस रिजॉर्ट तक भी लगभग 70% 80% काम कर चुके हैं। और आज वह काम हमारे आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को मैं वो धन्यवाद देना चाहूँगा, ओसवाल साहब को, कि उन कामों बहुत रुचि लेकर उस काम को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार शहर के जितने मुख्य मार्ग हैं, चाहे टेकरी वाला मार्ग हो, चाहे हमारा ये पुलिस लाइन वाला पीछे वाला मार्ग हो, न्यू भोपालपुरा से आरके चौराहे तक का मार्ग हो, बुहाना से लगाकर जहाँ अपना नवरत्न कॉम्प्लेक्स की तरफ जो रोड जाती है, इन रोडों को चौड़ा करना, उनका सुदृढ़ीकरण करना, चौराहों का विकास करना, और सबसे जो प्रमुख काम किया, आज जिस रोड पर सर्वाधिक ये जो यातायात का दबाव रहता है, प्रताप नगर से बलीचा 11.5 किलोमीटर सड़क को 16 करोड़ रुपए लगाकर उसको चौड़ा किया और उसका रोड का सुदृढ़ीकरण किया। अंडरपास भी बनवाए थे, अंडरपास बनाए, ओवरब्रिज बनाए, रेलवे वाला ठोकर पे आप देखिए अपना राणा प्रताप नगर पे है, ये अंडरब्रिज बनाया, इसके अंदर 7 करोड़ रुपए की लागत से उसमें शहरवासियों के तोहफा दिया है। ओवरब्रिज भी बनाए, 3 ओवरब्रिज हमारे बने, एक मागड़ी वाला है, एक लिंकपुरा है, और गिरजा जी व्यास के यहाँ पर जो उनका पेट्रोल पंप है उसके नीचे अंडरब्रिज भी हमने बनवाया है। तो शहर के विकास के अंदर, और विशेष तौर से जो पहाड़ियाँ आपको नजर आ रही है उदयपुर के आसपास, करीबन 35,000 जो पौधे लगाए, उसमें से 28,000 पौधे आज पेड़ का स्वरूप धारण कर चुके हैं। आज के दौर में पर्यावरण पर ही सबसे ज्यादा जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि 2018 से लेकर 21, 20, 22, 23 का कार्यकाल हम देखते हैं तो उदयपुर के आसपास सर्वाधिक पहाड़ियाँ काटी गई, अंधाधुंध कटाई हो रही है, रिजॉर्ट बन रहे हैं। आप लोग विपक्षी भूमिका में थे, आपको किसी न किसी रूप में पैरवी करनी चाहिए थी, उसका आवाज़ को सरकार तक बुलंद तरीके से पहुंचानी चाहिए थी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। उदयपुर की पहचान और विशेष रूप से ये गिरवा की जो पहाड़ियाँ हैं, इस पहाड़ियों के कारण जब हरी भरी रहती है, कुछ गर्मी के समय में आप छोड़ दो, वरना जो जिसका स्वरूप है, तो जब नगर विकास प्रन्यास में मैं अध्यक्ष था 2016 से 2018 तक, शहर की तमाम इस प्रकार के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपना प्रयास किया। मैंने कहा नहीं, ये जो इन पहाड़ों को काटने की अनुमति दे दी है तो मेरी 7 पीढ़ियाँ भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा, उदयपुर की जनता के साथ अन्याय होगा। इसलिए हमने पुणे से एक दल भेजा और उसने 30 डिग्री अलग अलग जो मापदंड थे कि किस प्रकार हमारी ये पहाड़ियाँ बची रहें, और अपने पर्यटन के लिए भी जिस प्रकार के काम हो, जिस प्रकार के उनको परमिशन देनी चाहिए, वो काम किया है। लेकिन आप उसमें क्या देख लें, गूगल मैप से देख लें, और गूगल मैप को देखने के पश्चात में आप वर्तमान की स्थिति देखें, कौन कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है। यदि मैं उसके अंदर जिम्मेदार तो मेरे खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिन जिन लोगों ने यहाँ की झीलों के साथ में, यहाँ की पहाड़ियों के साथ में जो छलावा किया है, वह माफ़ करने योग्य नहीं है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी हमारे यहाँ पर फांदा के अंदर आरजी नंबर 651, 52, 53, 56, 58 और 60, 670, इन सभी पहाड़ियों को काटने का जिस प्रकार से काम किया, उसमें तत्कालीन कलेक्टर ताराचंद तो अपने आदरणीय ये गहलोत साहब के रिश्तेदारी में लगने वाले, तो उनको मैंने कहा
ताराचंद से पहले वाले कलेक्टर साहब को कि आप ये पहाड़ियाँ गलत ढंग से काट रहे हैं, देवड़ा साहब, चेतन जी देवड़ा, तो इसको लेकर भी हमने विरोध जताया, समय समय पर जिलों को लेकर भी, और ये प्रयास किए कि ये जो पहाड़ें जो कट रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा सर्वाधिक भ्रष्टाचार, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे ये पहाड़ी काटने के, ये माफिया तंत्र इस गहलोत सरकार के अंदर है। और गहलोत सरकार के इशारों पर जो जिला कलेक्टर यहाँ पर थे, उन लोगों ने इस प्रकार की परमिशन दी है, वह कदापि माफ़ करने योग्य नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किस प्रकार की परमिशन उन्होंने दी, इन्होंने पहाड़ियों और जिलों के साथ जो छलावा किया है, मैं समझता हूँ ईश्वर भी उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। सर, अभी आप रोड की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जैसे कि अभी उदयपुर में एलिवेटेड रोड का एक समस्या है, जिसका पहले ऐसा था कि रेलवे स्टेशन से बननी थी, वो अब उदयपुर से बनी है। कहा जा रहा है उसमें आपका होटल बीच में आ रहा था, इसलिए उसका नक्शा बदल दिया गया। कितनी सत्यता है सर इस बात में? देखिए, आरोप लगाना बहुत सरल है। मेरे जीवन के अंदर पहले उदयपुर चौराहे से बननी थी, फिर कैंसिल हुई। दोनों ही नेताओं की होटलें आती है, उप महापौर की होटल पारस वहां पर आती है, आपकी होटल नटराज रेलवे स्टेशन के बाहर से आती है। पब्लिक में चर्चा है कि उदयपुर से शुरू हो रही थी तो रोड वहां शुरू होती तो सर्वाधिक नुकसान उनको और उनके साथ के व्यापारियों को होता, तो इसलिए बदला गया। फिर आरोप ये है कि अब फिर वहां की तरफ बढ़ाया गया और आप उसे बढ़ने नहीं दे रहे। वाकई में सत्यता क्या है, आज बता दीजिए खुलकर। ये कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ईमानदारी से ईश्वर को साक्षी मानकर यदि ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने इस प्रकार का एक भी कृत्य न किसी अधिकारी को कहा। जहाँ ठीक से लगे उदयपुर के अंदर यातायात सुगम हो, एलिवेटेड रोड बने, मैं तभी भी पक्षधर था, आज भी पक्षधर हूँ। और उसमें मेरी होटल को बचाने के लिए मैंने किसी प्रकार का नहीं किया। इसकी जांच कर ली जाए, यदि जांच में दोषी पाया जाऊँ तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं राजनीति के लिए सदा के लिए इसमें संन्यास ले लूँगा। और आज भी कहना चाह रहा हूँ कि आप सिटी रेलवे स्टेशन से जहाँ तक कलेक्टर के बंगले तक ये हमारा एलिवेटेड रोड बने और शहर के विकास के अंदर जाए। किस प्रकार की आवश्यकता, ईश्वर ने सबका भाग्य के अंदर ये तय कर चुका है कि किसको कितना मिलेगा। ये जो कुछ लोग जिस प्रकार की बात करते हैं, मैं तो ये करता हूँ आप अपने आधार पर एक एजेंसी बना लें, एक जांच समिति बना लें। तथ्य कहीं छुपे नहीं सकते हैं। व्यक्ति झूठ बोलता है या कुछ भी छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वह झूठ छिप नहीं सकता है, कभी न कभी सच तो सामने आएगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ ये कई बार बात कभी मेरे मन में होता है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता ही नहीं है, क्योंकि मेरा इसमें किसी प्रकार का रोल नहीं रहा है। आप इसकी एक बार सत्यता, चाहे CID से, इंटेलिजेंस से, जिस एजेंसी से आप जांच कराना चाहें जांच कराएं। मैं दोषी अगर पाया जाऊं तो सदा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। विरोधियों की सबसे बड़ी चिंता ये कि आप मुस्कुराते रहते हैं, आप पे कोई भी आरोप लगाओ, आप पर कोई भी बात करो, आप मुस्कुरा कर टाल देंगे, परेशान नहीं होते। सबसे बड़ी चिंता ये है। देखिए, ये राजनीति में है। वो रामचरितमानस का पाठ भी करता हूँ, नवान पारायण का अगर व्यासपीठ से अवसर भी मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है। जिस धर्म और जिस शास्त्र को हम पढ़कर अपने आचरण में यदि व्यवहार नहीं करें तो फिर इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने का मतलब क्या। इसलिए जो प्रभु करता हो ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावा ही साका। ईश्वर ने सब रचना रखी है, वो आपको केवल साधन के नट मरकट ये वो समय नचावत, वो नचाने वाला सब प्रभु है। आपको उसने अवसर दिया है, अब आज अवसर की कसौटी पर आप कितना खरा उतर दिए, देखने वाली बात है। इसलिए मन के अंदर जो भी काम करो बहुत इच्छा शक्ति के साथ, इसलिए जो अच्छे काम होते हैं मन के अंदर प्रसन्नता होती है। झूठे आरोप भी लेते हैं तो मन में हंसता हूँ, प्रभु तेरी इच्छा है, सत्य का सत्य रहेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए कभी चिंता नहीं की है। केवल और केवल एक मन के अंदर सेवा धर्म कठिन जगु जाना, इसमें लिखा है रामचरितमानस में। तो सेवा को एक धर्म मानकर जिस काम को कठिन काम कहा जाता है, मैं उसको बहुत सरल मानता हूँ। अपने भाग्य को मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ उनको कि उन्होंने आप मेरे को इस सेवा कार्य में संलग्न किया है। गुलाब जी के नहीं होने पर कितना टफ मान रहे हैं चुनाव, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा कांग्रेस से लड़ना आपके लिए? देखिए, यहाँ का जो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, यहाँ का जो संगठन है सारे राजस्थान के अंदर इन 3-4 सालों के अंदर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। बूथ समिति बनी है, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हुई है और लगातार मंडलों की बैठकर ये करके तो 3 साल से कार्यकर्ताओं का मन मस्तिष्क इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनको इस प्रकार के लिए संकल्प करवाया जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ को जीतेंगे। बूथ जीता तो हमारी जीत निश्चित है, इसलिए संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है।
श्लोकों का ज्ञान अच्छा है, शास्त्र का ज्ञान अच्छा है, निगम पर नज़र पूरी है, संगठन पर ध्यान पूरा है। अब ये भी बता दीजिए कांग्रेस में क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस वालों को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए कि उनका कौन प्रत्याशी होगा नहीं होगा। मैं तो अपने संगठन पे ध्यान रखकर, मैं अपने कार्यों के द्वारा, मेरे जो संगठन का जो काम है, हम सभी कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी का कमल कैसे खिलाएं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर आज संकल्पित हैं। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री जी की नाथद्वारा, जयपुर और अभी सावलिया जी में जो मीटिंग हुई है, तो कार्यकर्ताओं के नया जोश का सृजन अंदर हुआ है। वो अनुभूति कर रहे हैं, नहीं पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। इसलिए कांग्रेस के अंदर तो प्रत्याशी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारी चर्चा होती है, शहरवासियों से छुपा हुआ नहीं है। अब कांग्रेस की जो अंतर्कल है, क्या नहीं है, कौन प्रत्याशी होंगे नहीं होंगे, कुछ बाहरी भी आ रहे हैं, कुछ वो भी आ रहे हैं। तो इस बात को लेकर उनके अंदर जिस प्रकार का मंथन चल रहा है, कभी कभार कभी अपनी भावना भी प्रकट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात की खुशी है, बात अपनी करेंगे जरूर, लेकिन पार्टी के वह अनुशासित पार्टी है, जिसका कैडर बेस्ड पार्टी है, इसके अंदर एक बार तय हो जाता है ये हमारा प्रत्याशी होगा, उसके लिए काम करेंगे। बात इस बात पर भी हो रही है कि हमने जब ऑनलाइन सर्वे कराया, मेवाड़ उदय का ऑनलाइन सर्वे था, तो उसमें भी अधिकतर लोगों ने आपको वोट दिया। एक अच्छा वोट परसेंटेज आपके नाम पे था, सेकंड वोट परसेंटेज जो था वो पारस जी के नाम पे था। अब यही चर्चा है कि 67 वर्ष की उम्र में भी अगर शिमाली जी को टिकट मिल जाएगा तो 40 साल और 50 साल के युवा कहाँ जाएंगे, कब मौका मिलेगा उन्हें? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्न का वापस में डाल देता हूँ। 67 वर्ष काम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी मापदंड तय कर देगी कि मान लो कि 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा, मैं युवाओं का स्वागत करूंगा। मुझे इस बात को कहने में बहुत गर्व की अनुभूति और मन के अंदर बहुत शांति सुखा होता है कि प्रभु, मैं किन शब्दों में आपका मतलब आपका मैं गुणगान करा के किस प्रकार का आपका आभार व्यक्त करूं। प्रभु का आभार व्यक्त नहीं किया जाता वैसे, लेकिन प्रभु के प्रति एक भावना प्रकट की जाती है। प्रभु आपने मेरे को अवसर दिया है, और दोनों अवसरों पर उसने एक दाग मेरे जीवन पर नहीं लगने दिया। कहीं ईमानदारी के साथ जिस प्रकार का काम किया, और आज इसलिए उदयपुर के लोग बहुत मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं, मेरे पे आशीर्वाद रखते हैं, और चला के कहते हैं भाई साहब क्या चल रहा है। मैंने कहा नहीं, जो संगठन तय कराया, युवा को मौका मिलेगा युवा को दें। और इसलिए 67 वर्ष की उम्र, मैं सोचता हूँ अभी भी मैं 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 घंटे भी जो पार्टी का काम आता है तो करता हूँ। इसलिए मन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जिसे पार्टी अवसर देगी। लेकिन मुझे इस बात को भी कहने में कि मैंने अपने स्वयं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, एक निष्काम व्यक्ति के रूप में मैंने जो काम किया है, और प्रभु के घर में वास्तव में वो सेवा था, वो अवसर वो प्रदान करता है। दिल तो जवान है, 67 वर्ष की उम्र में, ये मान लिया। बुजुर्ग दोस्त थे आपके, धर्मनाथ जोशी, मांगीलाल जोशी, और भी कोई नाम है, कहाँ है वो, कितनी बात होती है आपकी? इन सब से, धर्मनाथ जी से भी जब भी मिलते हैं बहुत स्नेह के साथ मिलना होता है, बातचीत भी होती है। मांगीलाल जी जोशी जी हमारे पहले जिलाध्यक्ष थे, बहुत स्नेह उनका मुझ पर था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो जनता सेना में चले गए। तो ठीक है, जहाँ भी मिलते हैं बहुत सम्मान के साथ में रामा सामा भी होता है, उनका सम्मान भी करते हैं। विचारधाराएँ अपने विचार हैं, तो मेरा मानना है कि वो अपनी जगह पे कुछ विचार लेकर चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, रीति नीति और जो विचार है, उस विचारधारा को हम किस प्रकार ठीक से स्थापित कर सकें, तो ये काम हम कर रहे हैं। इसलिए हमने किसी भी व्यक्ति से मन के अंदर मेल नहीं रखा, न राग देखा, न द्वेष देखा, न ईर्ष्या रखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसी भाव को लेकर काम किया। गौरव वल्लभ, दिनेश खोड़निया, बड़े नाम है, थोड़ा बहुत भी चिंता है इस बात की कि सामने आएंगे तो कुछ काम ज़्यादा करना पड़ेगा? देखिए, पार्टी के अंदर हमको सीख ये दी गई है कि प्रत्येक बूथ पे बूथ समिति के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ काम करें, इसलिए इतने कार्यक्रम मिल रहे हैं। इसलिए पार्टी वाले सब निश्चिंत हैं कि पार्टी के अंदर चाहे दिनेश जी खोड़निया आए, चाहे गौरव वल्लभ जी आए, चाहे कोई भी आए, हमारी पार्टी हमारे बूथ को किस प्रकार विजयी बनावे। बूथ जीता तो चुनाव जीता। एक नाम तो बताइए, कौन फाइट कर सकता है उनमें से आपसे? अब देखिए, ये कांग्रेस संगठन है, वो किसको ठीक समझते हैं क्या नहीं है, वो जो ठीक समझेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज अभी मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, न भविष्यवाणी करने वाला हूँ, लेकिन ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, उदयपुर शहर के अंदर चाहे किसी को भी उतार दें, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, और जो प्रेरणा माननीय गुलाब सिंह कटारिया साहब ने कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, पूर्ण विश्वास है
क्योंकि राजस्थान के अंदर मैं इसलिए 1 मिनट का समय ले रहा हूँ आपसे और ज़्यादा, राजस्थान के अंदर संगठन की दृष्टि से जितने जिले हैं उसमें प्रथम 5 जिलों में संगठन के श्रेष्ठ कार्यों के रूप में गिना जाता है। उन 5 जिलों में उदयपुर शहर का नाम भी आता है। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, उदयपुर की महान जनता पर विश्वास है, जिन्होंने 6 वोट दिए हैं। संघ की दृष्टि से देखा जाए, एक नेताजी हैं आप ही के पार्टी के, संघ से लॉबिंग कर रहे हैं, धर्मघोष से कहा जाए, क्या माना जा रहा है उनका टिकट तय है? देखिए, अपना अपना प्रयास सब लोग कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं? मैंने अभी तक किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया है। पार्टी ठीक समझेगी तो जिनको प्रत्याशी बनाएंगी। और क्योंकि संघ के अंदर मैं बचपन बाल्यकाल से, जब माननीय गुरुजी यहाँ पर उदयपुर में पधारे थे, गांधी ग्राउंड में बहुत बड़ा हमारा संघ का कार्यक्रम था, तो संघ के संस्कारों को जीने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने कहीं पर भी जाकर न पार्टी के लिए अभी तक मेरे लिए मतलब व्यक्तिगत तौर से मैंने कहीं पर भी कोई मैंने गुहार नहीं की है। लेकिन मन में ये इच्छा जरूर है कि पार्टी अवसर देती है तो निश्चित रूप से केवल और केवल सेवा को प्रथम मानकर, मैं सेवा को अपना आराध्य मानकर इस काम को करूँगा। और इसलिए संघ की दृष्टि से भी जो संस्कार मिले हैं, और वहाँ पर भी इसलिए नहीं होता है, वहाँ बिल्कुल कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा आपको इस प्रकार का काम नहीं करना है, तो संस्कारों को जीने का प्रयास करते हैं। अपना अपना प्रयास सब कर रहे हैं। अब मान लो कल कोई नया अपना भी सदस्य बनाए बीजेपी का, वो भी अपने प्रयास कर रहा है, सोचते हैं हम युवा वर्ग में हमारा भी नाम आ जाए। तो अपने अपने ढंग से बात करने का सबको अधिकार है। और ये जनता और संगठन भी इस बात को जानता है कि वास्तव में स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन व्यक्ति सही ढंग से संगठन की सेवा कर सकता है और उदयपुर की सीट को निकाल सकता है। आज हम एक दावेदार के साथ साथ एक अच्छे शास्त्र के ज्ञाता और रामचरितमानस को पढ़ने वाले व्यक्ति से भी बात कर रहे थे। इस बात की खुशी हमें है और आपकी चेहरे की प्रसन्नता काफ़ी कुछ बता रही है कि लगभग अच्छा होने वाला है, माना जाए। देखिए, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 2 अवसर हमारा है सामने आए। मैंने पहली बार जब पार्षद बना, दूसरी बार मैंने एकलिंगनाथ से प्रार्थना की भगवान इससे दूर हटा दें, लेकिन कुछ सेवा का इन हाथों के अंदर ईश्वर को कुछ योग था, ईश्वर को कुछ और मंजूर था, काम किया। सभापति के अंदर सारे राजस्थान के अंदर जो तीसरी बार जो अवसर मिला मुझे, तब था कि तीसरी बार किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। तीसरी बार टिकट दिया तो बहुत सारे कहा कि भाई साहब आपका नंबर पक्का है। उसमें भी आदरणीय कटारिया साहब की कृपा से आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब ने विशेष रूप से मेरे को सभापति बनाया। फिर 2016 के अंदर नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष के रूप में भी नाम गए थे, तो उसमें भी कटारिया साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सुंदरा जी की भूमिका रही है। तो मेरा मानना है कि आप तो बस काम करते जाओ। एक रामचरितमानस की लास्ट वाली जो वो मेरे मन में, क्योंकि इस बात को गीता के अंदर भी कहा है कृष्ण भगवान ने अपने मुँह से, जिमि सरिता सागर में जाई यद्यपि ते कामना नाई, तिम सुख संपत्ति बिनई बुलाए, धर्मशील पई जाए सुहाए। जिस प्रकार से नदियां अपने स्वाभाविक रूप से जाकर समुद्र में समा जाती हैं, तिम सुख संपत्ति बिनई, इस प्रकार सुख और संपत्ति बिनई प्रयास के उस व्यक्ति के बजाय जो धर्मशील हो। धर्मशील का मतलब नहीं कि मैंने ये तिलक लगा लिया इसलिए धर्मशील हो गया, मैंने पाठ कर लिया इसलिए नहीं है। मन वचन कर्म से जो आपको काम मिले उसको पूरी ईमानदारी के साथ आप पूरा करो, तो ये इसका भावार्थ है। चलिए, समय को देखते हुए एक सवाल सतीश सर मेरा आपसे भी है। क्या लगता है आपको इस बार उदयपुर में चुनावी कौन सा मुद्दा रहेगा? ये एलिवेटेड रोड का रहेगा, कन्हैयालाल हत्याकांड का रहेगा, या अपने आयड को वेनिस बनाने वाला मुद्दा रहेगा? देखिए, आपने ठीक फरमाया। मुझे लगता है उदयपुर के मुद्दों की बात हो और कन्हैयालाल हत्याकांड को हम भूल जाएं, ऐसा हो पाना असंभव सा लगता है। प्रधानमंत्री के आप दोनों भाषण देखेंगे, जयपुर का देखें, चित्तौड़ का देखें, दोनों ही भाषणों में उन्होंने अपना जिक्र किया था। लेकिन जिक्र से पहले एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। शिवाली जी, 28 जून 2022 को ये हत्याकांड हुआ था और तकरीबन 2-3 दिन बाद हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि साहब जो कार्यकर्ता थे, मतलब जो हत्यारे थे, वो किसी न किसी रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। क्या इस बात में सत्यता है? देखिए, इस बात का कई बार प्रचारित करने का प्रयास भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के दोनों हत्यारे किसी प्रकार के कोई सदस्य नहीं थे, और हो सकता है किसी समूह में खड़े हों और उसमें मेरा भी फोटो चला गया हो। एक जो कार्यक्रम जरूर हुआ था उसके अंदर अल्पसंख्यक जो हमारा मोर्चा है, उस मोर्चे में उनको बुलाया था, और मैं तो पास में खड़ा और वहाँ दुपट्टा पहना रहे हैं। अब मिस कॉल के अंदर किसी प्रकार का मान लो किसी को बनाना है, वो किस साजिश के तहत आए,
हमारा किसी प्रकार का वह हमारा सक्रिय सदस्य भी नहीं है। मिस कॉल के रूप में तो सारे देश के अंदर ये मुद्दा कितना हावी रहने वाला है इस चुनाव में? इसकी भी ठेठ दिल्ली तक चर्चा है। चर्चा हुई, बात भी पहुंची, कई लोगों ने अपने बयान भी दिए। लेकिन क्योंकि जिस दिन ये हत्याकांड हुआ उस दिन हम सभी लोग पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारे शहर के अंदर इस प्रकार के लिए एक वातावरण बनाया कि इनको किसी कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ये जिस प्रकार से ये कृत्य हुआ है, इसके अंदर पुलिस की नाकामी भी थी, पुलिस द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं की, तो इस चीज़ को लेकर हमने धरने प्रदर्शन आंदोलन भी किए और कन्हैया लाल के परिवारजनों को आर्थिक रूप से मदद भी मिले। मुख्यमंत्री जी, पूर्व अपने वसुंधरा जी यहाँ पर आई, अनेक मंत्री भी आए, अनेक हमारे पार्टी के लोग भी आए जिन्होंने अपनी ओर से अच्छा आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। तो मूल के अंदर जो भाव ये थे कि हम किस प्रकार से इस प्रकार से जिन्होंने दिन दहाड़े एक हत्या कर दी और सारे राजस्थान के उदयपुर को कलंकित करने का प्रयास किया। आप देखिए 2 व्यक्तियों की जो अभी पाकिस्तान से जो जुड़े हुए हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं है और एक व्यक्ति को अभी कुछ माह पहले ही उनको जमानत मिली है। ये क्या संकेत कर रहा है? एनआईए द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन गहलोत सरकार की इसके अंदर यहाँ की पैरवी सही ढंग से नहीं करने के कारण उसको आराम से जमानत मिल गई। जनता के अंदर आक्रोश है और ये आक्रोश ये कांग्रेस के लिए कहीं भारी नहीं पड़ जाए। तो यकीन देखिए प्रियंका, आप ठीक बता रही थी, कन्हैयालाल मुद्दा मुझे लगता है न सिर्फ उदयपुर बल्कि राजस्थान के चुनाव में हिंदू समाज को, सनातनियों को एक करने के लिए एक प्रमुख मुद्दा होगा। इसके अलावा शहर की बात कर रहे हैं तो आप पर्यटन के लिहाज से बात करिए, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में यहाँ पर कहीं न कहीं एक बड़ा इशू रहने वाला है। इसके अलावा आप झीलों के संरक्षण की बात कर लीजिए, ये एक बड़ा इशू रहने वाला। माइनिंग, अवैध माइनिंग, पहाड़ियों को खोदने का सिलसिला लगातार जा रहा। शिमाली जी लगातार हमें बता भी रहे हैं कि इस तरह का करते 2016 से 18 के बीच नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद बढ़े हैं। लगातार सरकार पर वो कहीं न कहीं उदासीनता बरतने की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, जहाँ कांग्रेस गौरव वल्लभ, दिनेश खोड़निया के अलावा किसी स्थानीय के चेहरे पर अब तक मोहर लगाने को तैयार नहीं है, ऐसे में बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां पूरी हैं, मगर यहाँ भी पूरी तरह से अंतरकलह की स्थिति तो नजर आती है। पब्लिक में सर्वाधिक इस नाम की चर्चा है कि टिकट पारस जी को आ रहा है या रविंद्र जी को मिलकर रहेगा। अब किसका भाग्य साथ दे और आला कमान किसे पसंद करे, ये कह पाना बेहद मुश्किल होगा, मगर कहीं न कहीं चर्चा आम जन में खास है और ये चर्चा अनवरत टिकट मिलने तक मुझे लगता है यूं ही जारी रहेगी। जी बिल्कुल, चुनावी चर्चाएं तो चलती रहेंगी। हम चुनाव के बिल्कुल दहलीज के पास है और राजस्थान में चुनाव बहुत नज़दीक है। ये चर्चाएं ऐसी होती रहेगी। आज हमारे साथ रविंद्र सर और सतीश सर का होने की वजह से हम दोनों को धन्यवाद देती हूँ। चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए मेवाड़ उदय न्यूज़ चैनल। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।